अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग ना। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए यहाँ तक समझ गए ना, यहाँ तक समझ गए होंगे मुझे उम्मीद है आप लोग। चलो तो नाउ आगे डिस्कस करते हैं। आगे मैं क्या करता हूँ, इसी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं क्या करता हूँ, पीवी इक्वल टू एनआरटी मैंने करा, तो मैं अगर यहाँ निकालना चाहूँ एन का वैल्यू, तो एन इक्वल टू मैं कर सकता हूँ पीवी वे आरटी, आरटी को उधर ले गया, ठीक है। और अगर मैं एन इक्वल टू 1 मान लेता हूँ, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल है, कितना नंबर ऑफ मोल है उस गैस में, तो अगर मैं मान लेता हूँ कि 1 मोल है, स्टडी करने के लिए अगर मैं एन इक्वल टू 1 मान लेता हूँ, तो पीवी डिवाइड बाई आर टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया, पीवी बाई आर टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि कॉन्स्टेंट अभी चेंज नहीं हो रहा, जैसे कि प्रेशर को चेंज करने से चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम को चेंज करने से, यानी कि चेंज अब नहीं आने वाला है। अब देखो एक नया कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। अभी तक आपको एक चीज पता है, अभी तक आपको क्या पता है कि एट हाई टेम्परेचर रियल गैस और आइडियल गैस जो होता है एक जैसा बिहेवियर शो करता है हाई टेम्परेचर में। खाली एक चीज और पता चलेगा, अभी तक प्रेशर के बारे में नहीं पता है कि ठीक है ये तो हाई टेम्परेचर में बात की है, लेकिन अगर प्रेशर की बात करें, क्योंकि 3 चीज मैंने कहा था ना, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, तो भाई टेम्परेचर का ही बात किया गया है ना। तो अगर मेरा वॉल्यूम का बात करेंगे और टेम्परेचर का बात करेंगे तो उसका बात कर लेते। देखो वॉल्यूम का मैंने तो बता दिया कि वॉल्यूम क्या आता है, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स सेम रहता है। तो बात करते हैं देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रॉ करा है, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करा किसके बेसिस पे, आइडियल गैस इक्वेशन के बेसिस पे, पीवी इक्वल टू एनआरटी के बेसिस में यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करा है। एक साइड मैंने लिया पीवी इक्वल टू आरटी, पीवी टू आरटी क्यों लिया है, क्योंकि पीवी इक्वल टू आरटी मेरा नंबर ऑफ मोल 1 मान के इसको कांस्टेंट मान लिए। मतलब अब जो यहाँ पे मैं प्रेशर इधर लिया हूँ, प्रेशर लिया हूँ, प्रेशर के वेरी करने से बिल्कुल वेरी नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है। तो ये जब मैं ड्रॉ करता हूँ तो मुझे क्या पता चलता है, अच्छा ये मेरा कांस्टेंट है ना, तो अगर ये कांस्टेंट है तो फॉर आइडियल गैस इक्वेशन ये स्ट्रेट लाइन होगा। मेरा बात ये क्या किसी को समझ आ रहा कि नहीं, या फिर नहीं समझ आया तो मुझे बताइएगा कि पीवी इक्वल टू आंटी आरटी को मैं कांस्टेंट क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि देखो ये मेरा मान लो प्रेशर है 10 का, ये बार समझ लो ये हमारा 20 बार का प्रेशर है, ये 30 बार का प्रेशर है, प्रेशर कितनों बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा है, आपका पीवी इक्वल टू आरटी चेंज नहीं हो रहा है, चाहे 1 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे, 4 पॉइंट पे, क्यों, क्योंकि कॉन्स्टेंट है ना, पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ये मेरा बिल्कुल चेंज नहीं करेगा, इन केस ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन ये चेंज नहीं करेगा, तो स्ट्रेट लाइन होगा, ये प्रेशर से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है, ये मैंने कर दिया, ओके। तो ये किसका बात हो गया, अच्छा ये क्या नाम से पता चला, आइडियल गैस इक्वेशन, क्या आइडियल मतलब बाय लॉ, ये थ्योरी का था, ये बाय लॉ का था, ये आइडियल गैस इक्वेशन मैंने कहा, वही बाय लॉ वाला जो इससे पहले हम लोग बॉयल्स लॉ में देखे थे या चार्ल्स लॉ में बात करते थे, बाय लॉ यानी आइडियल, आइडियल रियल में नहीं होता वो चीज, ठीक है, ये तो मैंने करा। अगर रियल देखते हैं तो रियल गैस कैसा बिहेवियर करता है, तो आइडियल गैस का बात करें हम, रियल गैस का क्या हाल होता है, अगर मैं रियल गैस को यहाँ ड्रॉ करूंगा तो स्टार्ट होता है इसी पॉइंट से, लेकिन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ते जाता है ना, वो उसका क्या होता है, पीवी इक्वल टू आरटी वैल्यू घटता बढ़ता है, तो देखो घट रहा घट रहा घट रहा घट रहा घट रहा, प्रेशर बढ़ रहा है जैसे जैसे, तो धीरे धीरे प्रेशर क्या रहा बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे आरटी पीवी इक्वल टू आरटी घट रहा है। और अगर टेम्परेचर ये टी नॉट लिए, अगर टेम्परेचर को चेंज किए तो फिर टेम्परेचर चेंज कर रहे तो फिर भी ये आपका चेंज हो रहा है, और यहाँ कर रहे हैं टेम्परेचर, और ये आपका इन्फाइनाइट तक चल जा रहा है। तो क्या समझ आया आपको, ये समझ आया कि ठीक है, एक चीज यहाँ समझना कि टेम्परेचर देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, और मैंने कहा था कि टी नॉट जो है ना वो मेरा ग्रेटर है T2 से और आपका T1 से भी, T1 लिख लो और T1 से T2 लिख लो, मतलब T2 सबसे लो टेम्परेचर है, ये सबसे लो टेम्परेचर है ना, जैसे से ऊपर जा रहा है टेम्परेचर मेरा बढ़ते जा रहा है, और T0 मेरा मैक्सिमम टेम्परेचर, क्या है मेरा मैक्सिमम टेम्परेचर है। तो हो क्या रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है तो एट हाई टेम्परेचर, ध्यान दो, आइडियल गैस एंड रियल गैस एक जैसा हो रहा है, क्योंकि देखो देखो यहाँ पे सामने सामने आइडियल रियल गैस, भाई ये तीनों लाइन ब्लू कलर का जो 3 लाइन है, अगर मैं तीनों ब्लू कलर के लाइन को इसको मान लेता हूँ 1, इसको मान लेता 2, इसको मान लेता 3, तो सबसे सामने कौन है आपके, अगर मैं 1 सेकंड जस्ट मिनट सबको हटाने दीजिए रेड वाला को, है ना, अगर मैं रेड कलर से इसको दिखा देते ग्रीन कलर से दिखा देते किसको, आपके आइडियल गैस को, 1 सेकंड ना जस्ट मिनट लेट मी ड्रॉ। तो अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन से दिखाऊं तो बताओ जो ग्रीन वाला है वो किसके सबसे नजदीक है, तो पहला वाला के नजदीक है, तो पहला वाला के T0 है इसका टेम्परेचर, और T0 क्या मैक्सिमम टेम्परेचर है, मैंने कहा था ये सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर, ये मैक्स टेम्परेचर है, यानी कि फिर से वही प्रूव हो गया कि हाई टेम्परेचर में आइडियल गैस और रियल गैस एक मतलब लगभग लगभग क्लोज होता है, मोर क्लोज होता है, मोर क्लोज, हाई टेम्परेचर में आइडियल गैस रियल गैस ज़्यादा क्लोज होता है, बाकी दूर होता है, ठीक है, ये समझिए। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और थोड़ा सामने हो जाता, अगर मान लो टेम्परेचर और बढ़ाते तो कहीं ना कहीं और मेरा सामने हो जाता, ऐसा आ जाता है ना, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मुझे पता चल गया टेम्परेचर का, आप बात करते हैं प्रेशर का, लेकिन प्रेशर ध्यान दो कि प्रेशर तो है ये आपका, अगर बात करेंगे प्रेशर इधर आपका है, ये देखो प्रेशर आपका बढ़ते जा रहा है, ये आपका 10 है प्रेशर, 20 प्रेशर, 30 प्रेशर, 40 प्रेशर, 50 प्रेशर, और यहाँ पे इस पॉइंट पे यहीं से आपका निकला है आइडियल भी, और यहीं से निकला आपका रियल भी, ये रियल का तीनों निकला, ये तीनों क्या है मेरा रियल का है, और ये क्या है मेरा आइडियल का है। तो आइडियल रियल एक पॉइंट पे जाके मिल रहा है, जो कि मैं 0 पॉइंट कहता हूँ, 0 पॉइंट में मिल रहा है, और 0 पॉइंट कैसा पॉइंट है, जहां पे प्रेशर आपका 0 है, यानी कि लो प्रेशर है,
लो प्रेशर है कि नहीं, जीरो ये वाला लाइन कहा जाता है जो प्रेशर। तो यानी कि मेरा क्या पता चला कि यहाँ पे मेरा प्रेशर जो है ना लो प्रेशर है, लो प्रेशर है। यानी लो प्रेशर में आइडियल गैस और रियल गैस एक जैसा बिहेवियर शो कर रहा है, इसलिए तो उसी पॉइंट से निकल रहा है ना। तो मुझे और एक क्या पता चला कि हाई टेम्परेचर में आइडियल और रियल गैस सामने तो होता है, मोर क्लोज होता है, लेकिन एट ए लो प्रेशर भी रियल गैस और आइडियल गैस एक जैसा बिहेवियर मोर क्लोज टू होता है, एक जैसा बिहेवियर शो करता और मोर क्लोज टू आइडियल गैस इन केस ऑफ लो प्रेशर। तो यहां से दो चीज पता चला। तो अब इन दोनों से कंक्लूजन क्या निकलता है कि भाई अगर मैं रियल गैस आइडियल गैस की तरह अगर ज्यादा क्लोज रहेगा या फिर उसके जैसा बिहेव करेगा, अगर टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर हाई होना चाहिए, लेकिन अगर प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर लो होना चाहिए। लो प्रेशर में और हाई टेम्परेचर में आइडियल गैस रियल गैस एक जैसा बिहेवियर शो करता है, फिर दोनों सामने सामने होता है, मोर क्लोज टू होता है। तो कुल मिला के लाइन मेरा ये निकल गया नीचे वाला क्या कि रियल गैस जो होता है ना वो बिहेव लाइक आइडियल गैस। ये रियल जो होता है गैस वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा, लेकिन कब? ओनली एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। इन तीनों इक्वेशन से ये पता चला। लेकिन यहां से ये सब भी आपको पूछा जाता है कि बॉयस लॉ क्या कहता है, इसे न्यूमेरिकल भी खूब पूछा जाता है। आपको डायरेक्ट बोल देगा कि टेम्परेचर जब कांस्टेंट रहा है तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा तो वॉल्यूम मेरा पहला गैस का V1 था और P1 था वॉल्यूम, तो जब मेरा वॉल्यूम V2 हो जाएगा तो बताइए प्रेशर मेरा कितना चेंज हो जाएगा, यानी P2 पूछेगा और एट कांस्टेंट टेम्परेचर बोलेगा और कुछ नहीं बोलेगा। तो आपको अंदाजा लगाना कि टेम्परेचर कांस्टेंट बोल दिया, नहीं बॉयस लॉ का बात करा गया। तो बॉयस लॉ यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, यानी कि V1 P1 इक्वल टू V2 P2। तो यहां से आप क्या करोगे, सिंपल V1 का वैल्यू दिया रहेगा तो वैल्यू पुट करो, P1 का वैल्यू दिया रहेगा वैल्यू पुट करो, और V2 का वैल्यू दिया रहेगा वैल्यू पुट करो, और P2 नहीं दिया रहेगा V2 का फाइंड आउट कर लो। यहाँ पर फाइंड आउट कर लोगे आपको आंसर मिल जाएगा, जो मैं आपको क्वेश्चन सोल्यूशन करवाऊंगा। तो ये रहा कहानी आइडियल गैस इक्वेशन का। अब बढ़ते हैं, मैंने कहा ना कि भाई रियल गैस क्या होता है। रियल गैस वो होता है, देखो यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, तो ये रियल गैस का बात करा, सॉरी आइडियल गैस का बात करा, सॉरी आइडियल गैस का बात करा गया। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस मैंने कहा था ना, जैसे आप इस एग्जाम को भरे हो उसका कुछ अजम्पशन है। अजम्पशन मतलब कि मान लो आर्मी में कोई जा रहा है, उसका हाइट मांगता है, चेस्ट मांगता है ना। आप इसमें आप टेक्निकल में इतना होना चाहिए, परसेंटेज इतना होना चाहिए, है ना, और कुछ क्राइटेरिया है, रेसिडेंट इतना होना चाहिए। अब अगर आप एमपी के हो तभी भर सकते हो, तो कुछ अजम्पशन है ना। उसी तरह रियल गैस और आइडियल गैस का भी कुछ मतलब रियल गैस का छोड़ो, आइडियल गैस का अजम्पशन होना चाहिए। रियल गैस तो वो होता है जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चलता है। भाई छोड़ो ना, नहीं होता कि बुक का अलग बात है, रियल में देखो क्या होता है ना। रियल में क्या होता नहीं आईएएस बनता कोई तो बोला जाता है कि आपको बस डील करना है लोकल से। जब भी वहां पे कोई वायलेंस हो रहा कुछ हो रहा तो हाँ ऐसे ऐसे बुक में पढ़ोगे पता चल जाता है कि आपको जाना समझाना है। लेकिन आप सामने जाते हो तो बहुत ही अलग कंडीशन होता है, उससे बात करने के रेडी नहीं, आप क्या समझाओगे, है ना, समझा। तो फिर उस सिचुएशन वो कभी नहीं बुक में समझाया जाता है। सर कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये कर्व भी डाउन कैसे बना। देखो आप बोलेंगे सर कांस्टेंट टेम्परेचर में डाउन क्यों बना, ये रियल है ना भाई, ये रियल टेम्परेचर है विकास, ये रियल है, रियल में वेरी कर सकता है ना। ये डाउन क्यों हुआ, सेम समझो कि पीवी इक्वल टू आरटी वेरी कर रहा है, कहीं ना कहीं वेरी कर रहा है, इसका वैल्यू ड्रॉप कर रहा है, ठीक है। प्रेशर घटा होगा, वॉल्यूम घटा होगा, क्योंकि आइडियल में बहुत अच्छा मान के चलते हैं, होता है ना। आइडियल हमेशा आइडियल का वैल्यू सबसे मैक्सिमम मिलता है। तो जो भी यहाँ पे रियल है, रियल का वैल्यू ऑब्वियसली बात है, जो प्रेशर मान के चले थे, जो टेम्परेचर मान के चले थे, वॉल्यूम मान के चले थे, वो सही नहीं होगा। इन दोनों के फ्लक्चुएशन से सब कुल मिला के इसका वैल्यू घट रहा है, तो ये घटा, तो ये केस मिला। हाँ अगर आप बोलेंगे सर तीन अलग अलग क्यों मिले ग्राफ, तो मैं अलग अलग टेम्परेचर में लिया हूँ। पहला मैं लिया हूँ क्या, टेम्परेचर T0 पे मैंने एक्सपेरिमेंट मिल गया, फिर मैं क्या करा टेम्परेचर को थोड़ा घटा दिया कि काम करता हूँ टेम्परेचर थोड़ा घटाओ और देखो क्या हो रहा है। तो बोले सर और वैल्यू मेरा पी इक्वल टू आरटी और घट गया। अच्छा तो मुझे पता चला, अच्छा मतलब दूर जा रहा है, आइडियल से दूर जा रहा है, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को घटा रहे हैं। फिर बोलेंगे काम करो टेम्परेचर को बहुत कम कर दो, तो आपने और कम कर दिया। तो फिर आपसे पूछेंगे बताइए आप बताइए पी इक्वल टू आरटी में क्या अंतर हुआ, तो बोलेंगे सर जी पी इक्वल टू जो आरटी हम लोग निकाले थे ना वो और घट गया, मतलब नंबर ऑफ मोल जो ये है ना उसका वैल्यू घटते जा रहा है, मोल नहीं तो कांस्टेंट मान के चले, मतलब पीवी इक्वल टू और घटा। तो समझे, अच्छा सर इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को घटा रहे हैं, जो आइडियल गैस है ना वो रियल गैस से दूर होते जा रहा है, दूर होते जा रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सामने आते जा रहा है। तो वही तो मैंने कहा एट हाई टेम्परेचर रियल गैस आइडियल गैस मोर क्लोज है, समझे ना, ठीक है। ये रियल है ना, रियल में चेंजेस होगा ही, आइडियल बिल्कुल अलग होता है, रियल में चेंजेस आपको देखने को मिलता है और घटेगा ही, कभी भी रियल में बढ़ता नहीं आइडियल से। मैं आपको थर्मोडाइनमिक्स पढ़ाऊंगा, इसमें कितना लो आएगा, कार्नोट साइकिल बताऊं, सब में इफिशिएंसी मैक्सिमम हमेशा या वर्क आउटपुट जो मिलता है वो इफिशिएंसी किसका ज़्यादा मिलता है, आइडियल का, क्योंकि आइडियल में हाइपोथेटिकल मान के चलता है। जैसे आप क्या सोच के पढ़ाई की हो, मतलब बहुत सारी हम लोग रूटीन बनाते हैं ना, मैं देरी 10-10 घंटा पढ़ूंगा
और 8 घंटा तक पढ़ूंगा डेली, और 1 महीना में या 4 महीना में पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर दूंगा, अगला महीना में 12 घंटा करके पढ़ूंगा और जॉब निकाल लूंगा, है ना। लेकिन होता क्या एक्चुअल में, आपका तबीयत खराब होता है, 10 घंटा के बीच में हो सकता है कभी लाइट आपका नहीं रहता, मान लो कितनों चीज़ें लगा के पढ़ रहे हो हर कुछ, लेकिन फिर भी लाइट ही नहीं, क्या ही पढ़ोगे, आपका तबीयत मान लो खराब हो गया, आप ये सोचे थे नहीं ना। तो रियल में जो आइडियल सोचे थे, रियल में बहुत अलग हो जाता है ना, बस वही अंतर ये होता है। रियल में क्या होता है, रियल में जो भी आप गैस का लगाते हो उसका डेंसिटी कम होता है, टेम्परेचर घट जाता, बढ़ते रहता है, इन्वायरमेंट में टेम्परेचर घटते बढ़ते रहता है, तो सिचुएशन बहुत अलग देखने को मिलता है और वैल्यू भी घट जाता, बढ़ता तो कभी नहीं है। क्योंकि आइडियल में हमेशा हम लोग सबसे अच्छा मान के चलते हैं, आइडियल में सबसे अच्छा मान के चलते हैं। क्लियर, समझ गए। चलो, तो अजम्पशन यहाँ पे बात करें कि आइडियल गेस होने का जो बेसिकली हाइपोथेसिस बस सोच है, आइडियल गेस समझना वो सोच है, बस ड्रीम है, सपना, वो कभी रियल नहीं होता है ना, वो सपना है। तो सपनों को लिए क्या क्या अजम्पशन को मानना चाहिए, और ये जितनी अजम्पशन कहूंगा ना, ये रियल में बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता, रियल में होता, लेकिन आपको अजम्पशन समझना पड़ेगा आइडियल में क्या लेके चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज कि मेरा जो आइडियल गेस होता है, यानी काइनेटिक थ्योरी को अजम्पशन जो मानते हैं, पहला, गैस इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम, जिसमें कोई भी ग्रेविटी नहीं है। अब इसका क्या मतलब हुआ, ग्रेविटी का मतलब समझना, देखो मेरी बात, अगर मैं इसको ऐसे फेंकता हूं, एक सेकंड ये फेंकूंगा ना, चल जाएगा तो फिर आपका पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा मुझे। देखो ये मान लो मेरे हैंड में है एक लाइट जैसा है, इसको मैं फेंक रहा हूं ऊपर, फेंक रहा हूं तो ये गिरा, है ना, ये मैं ऐसे फेंका, सीधा फेंका स्ट्रेट, लेकिन ये गिर गया ना, मैं सीधा फेंक रहा हूं लेकिन ये गिर गया, सीधा मैं फेंक रहा हूं लेकिन गिर गया, क्यों, ऐसे सीधा स्ट्रेट जाना चाहिए ना, ये गिरा क्यों, ग्रेविटी के चलते। ग्रेविटी इसको क्या कर रहा है, अपने ओर अट्रैक्ट कर रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा ना, जी का वैल्यू है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, जिसको खींच रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है मेरा, मैग्नेटिक पुल की तरह उसको खींचता है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि जो भी हम लोग गैस पार्टिकल लेके चलेंगे ना, तो वो मेरा उसमें कोई ग्रेविटी होगा ही नहीं, मतलब कि वो अगर चलेगा ना तो स्ट्रेट लाइन में चलेगा, आराम से चलेगा, क्यों, कि कोई स्मॉल, इतना स्मॉल पार्टिकल मान के चलते हैं कि उसका कोई वजन है ही नहीं। रियल में ऐसा तो नहीं होता ना, रियल में कुछ ना कुछ तो होता है, माइक्रो में होता है लेकिन होता है। सर सेकंड पॉइंट और समझा दीजिए, लो प्रेशर वाला। अच्छा, लो प्रेशर वाला समझना है। मैं ये बात कर रहा था कि ये रहा मेरा आइडियल गैस। आइडियल गैस देखो मैंने कहा ना पीवी इक्वल टू एन है, और नंबर ऑफ मोल अगर एन लेके चलते हैं 1, तो 1 अगर लेके चलते हैं तो पीवी इक्वल टू आरटी जो मिला मुझे कांस्टेंट मिला। क्या मिला, पीवी इक्वल टू जो आरटी मुझे मिला वो कांस्टेंट मिला। देखो कांस्टेंट का मतलब समझना, कांस्टेंट का मतलब होता है वैल्यू चेंज नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जैसे अच्छा ठीक है, आप लोग एक काम करो, मैथ का वैल्यू जानते हो ना, पाई का वैल्यू, पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/27 होता है ना। क्या ये वैल्यू कभी चेंज होता है, कभी भी पाई होता तो क्या आप सोचते हो कि पाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे, नहीं, आप डायरेक्ट पता है 22/27 वैल्यू पुट कर दो। अगर जी का वैल्यू होता है 9.81, तो क्या किसी को आप पूछते हो कि कुछ भी रहेगा, मान लो यहाँ पे जी का वैल्यू जैसे आता आपको 9.81 वैल्यू पुट करके सोल्यूशन कर लेते। यू नो दैट बिकॉज ये मेरा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का मतलब वैल्यू चेंज नहीं होता किसी के चेंज होने से। तो अगर ये आपको पता है तो आप ये बोल सकते हो कि ठीक है सर, अगर मैं बोल रहा हूँ पीवी इक्वल टू आरटी कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन में रह जाएगा, कहीं भी मैं यहाँ भी ले लूँ, यहाँ भी ले लूँ, यहाँ भी, लेकिन जो जाएगा वो चेंज होने वाला है। तो मैं चूंकि इधर क्या लिया, इधर लिया मैं प्रेशर वाला ग्राफ, ये प्रेशर, यानी प्रेशर जो मेरा बढ़ रहा है 10 20, इसके बढ़ने से मेरा ये चेंज नहीं होगा। अगर जब ये समझ गए, अब जब मैं इसको, ये तो बात करें कब हम लोग आइडियल लेके चले, ये तो आइडियल के सिचुएशन के थ्रू ही मेरा आया था। रियल में क्या होगा, रियल में वैल्यू चेंज होगा। तो रियल में एक्सपेरिमेंट जब हम लोग करते हैं तो पता क्या चलता है, वैल्यू ड्रॉप करता है, ठीक है, ड्रॉप करता है। तो सपोज करो कोई मैंने टेम्परेचर लिया, उस टेम्परेचर में पीवी इक्वल टू आर टी देख रहा हूं कि प्रेशर के केस में प्रेशर घटाने बढ़ाने से ये मेरा बढ़ता है कि घटता है। तो जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाते जा रहा हूं 10 से 20 की ओर आ रहा है, देखो ये बढ़ रहा, ये 10 था फिर 20 था, तो घटते जा रहा, घटते जा रहा, एक टाइम तक घटता फिर बढ़ जाता है, फिर घटता फिर बढ़ जाता है। अलग अलग ग्राफ, क्या एक बार मैंने लिया टी नॉट टेम्परेचर, मैंने कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर में मैंने स्टडी करा, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, स्टडी को कर रहा हूँ फिर से, लेकिन टेम्परेचर को थोड़ा घटा दिया, तो फिर यहाँ पे चेंज आया, नीचे आया, फिर मैंने टेम्परेचर को चेंज किया और घटा दिया, मैं जानबूझ के घटा के चेक कर रहा हूँ, लेकिन ये टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, ये फिक्स कर रख रहे हैं पूरा थ्रू आउट दी ऑल प्रोसेस। पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद फिर से टेम्परेचर को फिक्स करके फिर हम लोग कांस्टेंट बना दिए कि यहाँ पे फिर T2 टेम्परेचर लेके फिक्स कर दिए कि इस बारी 200 डिग्री सेल्सियस से पूरा प्रोसेस को करो, एकदम बढ़ाते रहो, 10 बार 20 बार प्रेशर बढ़ा रहे, लेकिन टेम्परेचर फिक्स है। तो पता चलता है कि ग्राफ कुछ ऐसे गया। तो यानी कुल मिला के ये पता चला कि जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, सॉरी घटाते जा रहे हैं, टेम्परेचर घटा रहे, तो आइडियल से बहुत ही दूर जाते जा रहा है। वही हम लोग बात किए कि आइडियल से दूर आते जा रहा है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि ठीक है आइडियल से दूर आते जा रहा है, कब, जब मेरा प्रेशर बढ़ते जा रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है और टेम्परेचर घटते जा रहा है, ठीक है। लेकिन मैं बात करता हूं कि जब मैं यहां देखा था इस पॉइंट पे मेरा भाई आइडियल और रियल एक जैसा था, क्योंकि यहीं से निकल रहा था। ये अगर जो भी मेरा आइडियल का
प्रेशर टेम्परेचर होगा वो मेरा रियल का भी होगा। ये किस केस में है? तो आप बोलेंगे सर पहली बात ये मेरा हो रहा लो प्रेशर में, क्योंकि देखो ये प्रेशर अभी जीरो है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा 10 20 30 या 100 200 500 या 1000 2000 5000 जो भी लो, यहाँ तो जीरो है यानी लो प्रेशर है। तो कहीं ना कहीं लो प्रेशर में मेरा आइडियल और रियल गैस एक जैसा बिहेव करता है। वही लाइन को मैं लिखा हूं कि एट लो प्रेशर रियल गैस और आइडियल गैस क्लोज होता है, आपस में क्लोज होता है, ठीक है। लेकिन हाई टेम्परेचर में मेरा रियल गैस आइडियल गैस भी क्लोज होता है। तो हाई टेम्परेचर में और दोनों को अगर मिला दिया जाए तो मुझे पता चला कि जो रियल गैस होता है वो आइडियल गैस की तरफ बिहेव करता है एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ये दोनों केस में मेरा आइडियल गैस रियल गैस एक जैसा बिहेव करता है। क्लियर? ठीक है, क्लियर हो गया ना? वेरी नाइस, ओके। चलिए, तो ये समझ गए। और यहां पे मैं क्या बता रहा था कि कोई भी ग्रेविटी नहीं लेते हैं। और आपको ये तो पता ही है कोई भी गैस जो होता है गैस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल के एटम मान के चलते हैं, एटम। जैसे हम लोग का शरीर बना हुआ सेल से, छोटा सेल से बना हुआ है ना, समझ आया? घर बना हुआ है ईंट से, तो इसी तरह मान रहे एटम। और एटम इतना छोटा है, इतना छोटा है कि उसमें कोई वेट ही नहीं है, कोई वजन ही नहीं, इसीलिए इसको ग्रेविटी लेस माना गया, नो ग्रेविटी। तो अगर ग्रेविटी नहीं होगा तो स्ट्रेट लाइन चलेगा, क्योंकि जब तक वो ग्रेविटी नहीं होगा, कोई वजन नहीं होगा, तो वजन नहीं होगा तो नीचे नहीं जाएगा, तो उसको वेटलेस माना है, ग्रेविटी इफेक्ट ही नहीं माना है। तो ग्रेविटी इफेक्ट कम नहीं हो जाओगे, इसका वेट ही नहीं होगा, ये मान के चले। सेकंड चीज क्या कह रहा है, देखो ये अजम्पशन में करवाऊंगा और आपका आज जो है क्लास हो जाएगा, तो क्लास को बने रहना। क्लियर? चलो, पहला चीज क्लियर हो गया, अजम्पशन। ये अजम्पशन लेके चलते हैं, जबकि रियल में ऐसा नहीं होता। रियल में होता है, रियल में कुछ ना कुछ वजन तो होगा ना भाई गैस का। अब मान लो बोलेंगे सर जी कहाँ होता है, एक काम करो बड़ा गुब्बारा भरो, और गुब्बारा बड़ा भरोगे उसको कुछ तो वजन होगा, 2 ग्राम 5 ग्राम होगा ना। लेकिन ये अजम्पशन मान के चल रहा है आइडियल के केस में, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का आइडियल के केस में यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये नहीं मानते हैं। पहला चीज। सेकंड चीज, मॉलिक्यूल ऑफ द गैस बिहेव आइडेंटिकली, मतलब सारे के सारे मॉलिक्यूल एक जैसा बिहेव करेगा, सारे के सारे मॉलिक्यूल एक जैसा बिहेव करेगा। ऐसा नहीं कि कोई अलग बिहेव कर रहा, हाँ रेंडमली मूव करते रहेगा लेकिन बिहेवियर सबका एक जैसा रहेगा, है ना। ये चीज हो गया। और अब बात करते हैं आगे थर्ड नंबर में, मॉलिक्यूल ऑफ द कंटिन्यूअस इन मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। देखो बोलेंगे सर स्ट्रेट लाइन में कैसे करेगा, मतलब देखो ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है, स्ट्रेट लाइन, सब स्ट्रेट लाइन जा रहा है, सब सीधा सीधा जा रहा है। अगर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, कोई गिर नहीं रहा, क्यों? क्योंकि अभी जस्ट मैंने कहा था नो ग्रेविटी इफेक्ट। अगर ग्रेविटी नहीं रहेगा तो ग्रेविटी अगर रहेगा तब ना नीचे ड्रॉप करेगा, तो क्योंकि इसका वेट ही नहीं माने, वेटलेस माने, तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा और सेम वेलोसिटी से मोशन जो करेगा वो कंटिन्यूअस मोशन का। पहली बात कंटिन्यूअस क्यों? क्योंकि बोल्टमैन और मेरा यहाँ पे पहले ही बता चुका है मैक्सवेल कि गैस आर ऑलवेज इन मोशन। क्या बताया था कि गैस आर ऑलवेज इन मोशन, तो कंटिन्यूअस मोशन में रहेगा। पहली बात मुझे पता चल गया। और दूसरा चीज क्या है कि कंटिन्यूअस मोशन करेगा विथ इक्वल वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी ड्रॉप नहीं करेगा, एक स्पीड के साथ चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। और मान लो स्पीड भी चल रहा है तो एक वेलोसिटी यहाँ गया, यहाँ गया, टकरा रहा, कम ही नहीं हो रहा है, ये टकराया फिर उसी वेलोसिटी इधर चल गया, फिर टकराया। जैसे गैस के अंदर का पार्टिकल क्या टकरा रहा, समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? अगर मान लो इस तरह का कोई कंटेनर है, उसके अंदर पैक करके हम लोग रखते हैं, तो गैस पार्टिकल इधर टकराया, फिर ये यहाँ से टकराया, फिर इससे टकरा के फिर इधर चल गया, फिर इधर से टकराया, फिर इधर टकराया, आपस में टकरा रहा, उसी की वजह से उसका टेम्परेचर भी आता है, प्रेशर भी बनता है। क्लियर? चलिए ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, इक्वल वेलोसिटी। तो यहाँ पे बस ये समझा दिया गया कि यहाँ समझना कि मान लो कोई एक आपका ये पार्टिकल समझ लो, एक आपका मोल है, क्या है 1 मोल है, कोई गैस का 1 मोल है ना, गैस पार्टिकल है, उसका मान लो वाई डायरेक्शन में चल रहा है, तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी मान लो u वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन पे। सर सेकंड फिर से समझा दीजिए अंकिता। सेकंड कौन सा सर? अच्छा ये वाला, मॉलिक्यूल ऑफ द सेम गैस बिहेव आइडेंटिकली, मतलब सारा जो मॉलिक्यूल्स होता है वो एक जैसा बिहेवियर शो करता है, एक जैसा बिहेवियर हो रहा। एक से बोलेंगे सर उसका क्या मतलब हुआ? जैसे प्रेशर अगर बढ़ेगा तो सबका प्रेशर, अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ रहा तो सबका बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाने से प्रेशर घट रहा तो सबका घटेगा। ये नहीं कि 2 बढ़ रहा 2 का नहीं घट रहा, सब एक जैसा हो रहा है, सब ऑटोमाइज फॉर्म में आ रहा है। क्लियर? जैसे मेरा बात समझना, यहाँ जो मेरा परफ्यूम से अगर गैस निकल रहा है, अब देखते हो जैसे ही निकला पूरा रूम में फैल जाएगा ना, पूरा रूम में फैल। ऐसा नहीं कि 2 बोलेगा नहीं यार मुझे नहीं जाऊंगा आज भी मिलूंगा ही नहीं, और अब पूरा गैस मार रहे हो है ना, क्या रहा पूरा रूम में गैस जा ही नहीं रहा। ऐसा नहीं होगा, वो एक जैसा करेगा, ठीक है, एक जैसा करेगा। समझ आई मेरी बात की नहीं? वो कह रहा एक जैसा बिहेवियर करेगा। सेकंड समझ आ गया ना, एक जैसा। अगर टेम्परेचर प्रेशर कोई चेंज हो रहा, तो अगर कोई चेंज हो रहा, बढ़ रहा घट रहा, तो सब एक साथ बढ़ेगा घटेगा। गर्म करते हो ना, पानी को गर्म करते हो, जब वेपर में होता है गैस पार्टिकल पूरा उड़ने लगता है, तो ऐसे तो ना, तो 2 गैस पार्टिकल बोले यार मुझे आज उड़ने का मन ही नहीं है, आज मैं बैठा ही रहूंगा, नहीं वो उड़ेगा ही, हल्का होते जाएगा और ऊपर आते जाएगा, लाइट होते जाएगा, डेंसिटी लो हो जाएगा। सबका डेंसिटी गर्म करने से लो हो जाता है ना, वो चीज वो उस तरह का बिहेवियर ये मेरा शो करेगा। तो सेकंड लाइन होगा। थर्ड लाइन में क्या कर रहा हूँ, कंटिन्यूअस मोशन जाता सेम इक्वल वेलोसिटी से, ये मैं कर रहा हूँ। जैसे एक मेरा मोल है, ये मेरा एक मान लो वाई डायरेक्शन है, ये मेरा एक्स डायरेक्शन है और ये मेरा जेड डायरेक्शन है,
और इधर का वेलोसिटी मेरा u है, तो ये हो गया u वेलोसिटी y डायरेक्शन में, u वेलोसिटी x डायरेक्शन में, u वेलोसिटी z डायरेक्शन में, तो तीनों का इक्वल वेलोसिटी होगा हर डायरेक्शन में, यानी कि ux इक्वल टू यू वाई इक्वल टू यू जेड, हर एक डायरेक्शन में इक्वल वेलोसिटी के साथ मेरा ट्रेवल करेगा, चेंज किसी में भी नहीं हो पाएगा, राइट। तो अगर मैं इन सबका सेम रहेगा और मैं रिजल्टेंट निकालना चाहूंगा वेलोसिटी का, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी का क्या निकालते हैं, इस फॉर्मूला से निकालते हैं, यू स्क्वायर इक्वल टू तीनों का जोड़ देते हैं, यानी कि यू एक्स का स्क्वायर प्लस यू वाई का स्क्वायर प्लस यू जेड का स्क्वायर, है ना। समझ आए मेरी बात की, तीनों को जोड़ देते हैं और तीनों को जोड़ने से मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ, चूंकि मेरा यू एक्स इक्वल टू यू वाई इक्वल टू यू जेड है, तो तीनों को मैं कर सकता हूँ कि 3ux स्क्वायर, है ना। ये आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगा, जो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। ये वही वाला बात है जी, ट्रायंगल में हम लोग यूज करते हैं ना कि भाई आपका हाइपोटेनियस इक्वल टू, है ना, बेस प्लस आपका क्या हो जाता है, आपका एल क्या हो जाता है, मुझे मैं भूल रहा हूँ, हाइपोटेनियस हो जाता बेस हो जाता परपेंडिकुलर, हाँ परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो वही सेम चीज हम लोग यहाँ पे रिजल्टेंट निकालते हैं, तो ये भी आप समझ लो रिजल्टेंट वेलोसिटी इस तरह से निकाला जाता है। तो ये तीनों का सेम होगा, तो तीनों को मैं बोल सकता हूँ सेम सेम सेम, तो 3ux बोल सकते हैं स्क्वायर, तो ये निकल जाएगा, क्लियर। यानी कि तीनों को, एक को अगर पता चल गया सबको जोड़ लो, इंटू कर दो, उससे पता है 20 का तो 20 इंटू हो गया, अभी समझ आए। एक का वेलोसिटी अगर 10 है तो अगर 10 मार्टिकल है तो 10 इंटू 10 100 कर दो, आपको डायरेक्ट निकल जाएगा, क्लियर, समझ आया। चलिए अब बढ़ते आगे, तो ये हो गया कौन सा अजम्पशन, 1 2 3 अजम्पशन के बारे में आपको बता दिया। अब बात करते हैं आगे फोर्थ अजम्पशन के बारे में। फोर्थ अजम्पशन, अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी छोड़ के क्लास मत जाना, नहीं तो दिक्कत होगा। ये मैं दोबारा रिवीजन करवा दे रहा हूं, हाँ कुछ जो मैंने बताया ना, मुझे लग रहा है 40 मिनट का रिवीजन करा दिया फर्स्ट वाला लेक्चर का ही, फर्स्ट वाला लेक्चर फिर भी देख लीजिएगा पार करके, जो मैं बता दिया उस चीज को आप 2:2 करके 3:2 करके फास्टली पार कर दिएगा, फिर पार कर दीजिएगा ना, क्योंकि बहुत सारी चीज आपको मैं पढ़ा दिया हूं जो पहले क्लास में पढ़ा था, बहुत सारा चीज 90% आपको सेम लगेगा फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, लेकिन मैं इसलिए करवाया क्योंकि आज लड़के अच्छे थे, बहुत सारे थे, लेकिन आज के बाद नहीं समझाओगे तो वो ध्यान से समझना। देखो क्या कहा गया, फोर्थ पूरा कोलोजन ऑफ द मॉलिक्यूल, और लास्ट अजम्पशन तो दो इतना इंपॉर्टेंट कि मत पूछो, पूरा पूरा गैस का बिहेवियर को, आइडियल और रियल गैस के डिफरेंस वो दो लो ही मेरा बताता है, वो दो लो क्या है समझना। देखो क्या बोला गया यहाँ पे, बोला गया कि कोलोजन ऑफ मॉलिक्यूल विथ देयर मॉलिक्यूल्स विद द सेम कंटेनर इज इलास्टिक इन द नेचर। बोलेंगे सर ये क्या स्टेटमेंट बोल दी, समझ ही नहीं आया। समझना मेरी बात, ये बोल रहा ना कि कोलोजन मतलब टकराता है ऑफ द मॉलिक्यूल विद देयर मॉलिक्यूल्स, देखो आपस में जो मॉलिक्यूल टकरा रहा है विद द कंटेनर इज इलास्टिक इन नेचर। इलास्टिक बोले तो आप देखो कभी रबड़ का बॉल को जितना स्पीड से आप पटकोगे ना उतना स्पीड से वो जंप करता है ना। अब अगर आप कोई दूसरा बॉल, लकड़ी का बॉल ले लो, कोई दूसरा बॉल ले लो, आप पटकोगे जिस स्पीड से, एक बार इतना जंप करा फिर घटने लगेगा, फिर घटने लगेगा, मतलब अगर ड्रॉप करोगे ना बॉल को, तो ड्रॉप करके एक बार इतना जंप किया, फिर इतना जंप करा, फिर इतना जंप करा, फिर इतना जंप करा, फिर इतना जंप करा, फिर रुक जाएगा। ये क्या हुआ, ये इलास्टिक नहीं कहलाएगा। और इलास्टिक का मतलब समझो एक्सीडेंट, एक्सीडेंट क्या होता है, वो आपका इलास्टिक नहीं होता। इलास्टिक मतलब क्या कि जितना जोर से टकराया ना उतना जोर से दोनों फेंका गया, ऐसा तो नहीं होता है ना, चिपक जाता है गाड़ी, वो नॉन इलास्टिक होता है। तो इलास्टिक मतलब कि जितना स्पीड से आएगा, जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ आएगा, वो टकराने के बाद उसी काइनेटिक एनर्जी के साथ वो दूसरा तरह से चल जाएगा, और ये भी दूसरा तरह चल जाएगा, मतलब लॉस नहीं होगा। देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन मोमेंटम, जिस मोमेंटम के साथ आ रहा था वो उसी मोमेंटम के साथ टकराने के बाद चल गया, वो कहलाता है इलास्टिक। रबड़ का बॉल जैसे जैसे फटकोगे वो चमकते रहे, चमकते रहे, चलते रहेगा, चलते, फिर भी धीरे धीरे कम हो जाता, लेकिन ये मान के चलते होता ही नहीं है, ये एक जैसा चलते रहता, कभी कम नहीं होगा। तो वही कहा गया देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम। इलास्टिक आपका क्या होता है, कोलोजन होता है, टकराया जाता है वो इलास्टिक होता है, लॉस नहीं होता काइनेटिक एनर्जी का, समझ आया। मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी बोले तो हाफ mv², तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, वो बात यहाँ पे किया जा रहा है। चलिए ये हो गया, अब बढ़ते आगे, अब बात करते हैं इसके बारे में, क्या फोर्थ ये था ना, फिफ्थ नंबर बात करते हैं। द प्रेशर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गैस का जो प्रेशर होता है और गैस का जो टेम्परेचर होता है, ये हमेशा सोचते हो ना कि सर जी आज बहुत गर्मी लग रहा है ना, एक चीज। और दूसरा चीज कि गैस में जो कंटेनर है वो, जैसे मैं बता रहा हूं, क्या आप कुकर प्रेशर में खाना बनाते हो ना, अब बोलेंगे सर मैं तो लड़का हूं, मैं क्यों बनाऊंगा। अब भाई गैस घर में, ऐसा बात नहीं है, मैं भी खाना बनाता हूँ ना, ऐसा थोड़ा ना, मैं मम्मी के लिए पापा के लिए बहुत बारी मैं बनाया हूँ, अभी बनाता जब मेरा मन करता तो आप या फिर हॉस्टल में बनाए होंगे। मान लो बहुत बच्चा बोलेगा नहीं सर मैं घर ही में रहा हूँ, तो फिर भी मैं समझ रहा हूँ कि कुकर प्रेशर में क्या होता है, जैसे गैस पार्टिकल अंदर रहता है, तो बोलते हैं ना कुकर प्रेशर, नाम ही प्रेशर है। प्रेशर ज़्यादा क्यों होता है कि पार्टिकल का कोलोजन बढ़ जाता है, और पार्टिकल का कोलोजन बढ़ क्यों जाता है, क्योंकि वो वॉल से ज़्यादा टकराता है, वॉल से ज़्यादा टकराता है। एक मेरा बात समझना, आप कभी, मेरे पास यहाँ बोतल तो नहीं है, वाटर बोतल, जो बिस्लरी का बोतल होता है ना, जो 20 रुपये में खरीदते हो आप लोग हर कोई, है ना, वो क्या करो, जैसे मान लो यही देख लो, अगर इसके अंदर का मैं एयर को सक कर लूँ तो क्या कर, चपक जाएगा।
आप कभी ट्राई करना, आप क्या करो ना, ऐसे वो जो बहुत ही स्मूथ रहता है बोतल, उसमें हवा खींचोगे ना तो चिपक जाएगा। इट मीन्स उस कंटेनर का जो वॉल है ना, वो जो प्लास्टिक का बोतल का जो शेप है, वो कौन बनाए हुए है? एयर के प्रेशर के चलते। एयर का प्रेशर बाउंड्री में जाके धक्का लगा रहा है। आज आपको काफी बेसिक बेसिक चीज समझ आएगा जो रियल लाइफ में आपका घटता है, जो मजा आने वाला है। देखो यहाँ पे जो चीज पढ़ोगे ना, वो आप लाइफ भर यूज कर सकते हो, चीजों को समझा सकते हो, लोगों को बता सकते हो। तो आप समझो कि कोर्स का भी फायदा होगा, अपने लिए भी फायदा होगा, है ना। ऐसा है नहीं कि आप जो पढ़ोगे रियल लाइफ में कभी यूज ही नहीं होगा, है ना। समझ आ रहा है मेरी बात की नहीं? डिफरेंशिएशन और कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं है, ये चीजें समझने वाली थी। पूरा इंजीनियरिंग इसीलिए तो इंटरेस्टिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ मैं क्या बात कर रहा हूँ, कंटेनर जो है ना वो अपने फॉर्म में क्यों बना हुआ? प्रेशर के चलते, गैस के प्रेशर के चलते, क्योंकि गैस पार्टिकल हमेशा मोशन में रहता है, तो वो आपस में भी टकरा रहा है और दीवार से भी टकरा रहा है, और दीवार के टकराने की वजह से ही वो उस कंटेनर के शेप में है। चाहे ये क्यों ना परफ्यूम का बात बोले, सर ये तो कंटेनर है और इसके अंदर का तो भाई ये सॉलिड है, सॉलिड भी उसी के वजह से। अगर मैं इसके अंदर का हाइड्रोलिक किसी के थ्रू इसका एयर का सक कर लो ना, चिपक जाएगा ये, कोई प्रेशर फोर्स लगाने का जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक दब जाएगा। होगा कि नहीं? आप लोग जरूर कभी ना कभी देखे होंगे, ऐसे खींचोगे तो चिपक जाता है ना। दबा के रखो, जैसा आप ऐसे छोड़ोगे ना वो अब फैल जाएगा। यानी कहीं ना कहीं वो जो दबने के बाद छोड़ा किसके चलते? एयर के वजह से, एयर के प्रेशर की वजह से। वही होता है एयर का प्रेशर, वही होता है एयर का प्रेशर। समझ आए मेरी बात की नहीं? है ना, ये होता है। इसीलिए हम लोग का पूरा अर्थ में एक एयर का प्रेशर लगता है, चारों तरफ से पृथ्वी में एयर का प्रेशर लगता है। उसी प्रेशर के चलते हम लोग का इन्वायरमेंट, क्लाइमेट वगैरह चेंज होता है। तो सेम चीज में बात कर रहा हूँ गैस के बारे में, ज्यादा मैं अंतर नहीं जा रहा हूँ। मैं साइंस भी कभी पढ़ाऊंगा ना आप लोगों को, बाय द वे कभी ऐसा लगा तो साइंस मेरे से पढ़ना काफी इंटरेस्टिंग, क्योंकि एज ए इंजीनियर सबसे इंपॉर्टेंट तो साइंस होता है। साइंस अच्छा नहीं है तो अच्छा इंजीनियर ही निकल आएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, द प्रेशर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज ड्यू टू द कोलोजन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द वॉल ऑफ कंटेनर। वॉल के कंटेनर से टकराता है ना, वही उसके चलते उस प्रेशर को बनाता है। यानी कि, और ये प्रेशर डिपेंड करता है नंबर ऑफ कोलोजन ऑफ द मॉलिक्यूल पर यूनिट एरिया पे। एक पर्टिकुलर एरिया में कितना एरिया जाके टकरा रहा है। हो सकता है कि इस कंटेनर में मात्र 2 पार्टिकल जाकर टकरा रहा है, तो प्रेशर कम जनरेट होगा, है ना, क्योंकि डेंसिटी कम है एयर का डेंसिटी कम है, मतलब बहुत दूर दूर एयर है, लेकिन उस एयर को मैं एकदम कस के दबा दूंगा। और मान लो बहुत सा, जैसे कि गैस सिलेंडर, घर में जो आपका गैस का सिलेंडर होता है, उसमें आप समझ सकते हो कितना, वो समझ लो कि वो होता तो गैस है, वो क्या होता है? एलपीजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। होता गैस है, लेकिन क्यों बोल रहे लिक्विफाई? क्योंकि गैस को ना लिक्विड के फॉर्म में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वी नो दैट कि लिक्विड जो होता है उसमें आपका गैस होता है काफी दूर दूर रहता है, तो उसको, उसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, तो उस फोर्स को कम किया जा सकता है कंप्रेस करके, तो उसको कंप्रेस कर सकते हैं, इसलिए गैस को कंप्रेस किया जा सकता है ना, क्योंकि कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि गैस पार्टिकल के बीच में अंतर डिफरेंस है, तो उसको गैस को कंप्रेस करके लिक्विड बना देते हैं। इसलिए पानी आप हिलाओगे ना सिलेंडर को तो लगेगा जैसे अंदर में पानी है, क्योंकि वो लिक्विफाई रहता है, लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। जैसे बाहर आ जाता, प्रेशर रिलीज होता, वो फिर से गैस हो जाता है। समझे मेरी बात की नहीं? तो क्या मैं कह रहा था कि यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा ना, तो गैस सिलेंडर के अंदर ज्यादा प्रेशर होता है, काफी हाई प्रेशर, गैस भी निकलता है, कितना स्पीड से फस से निकलता है, प्रेशर रिलीज होता है नोजल के थ्रू, क्योंकि नोजल जानबूझ के बनाया जाता है वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए। अभी बहुत चीज आपको समझ आएगा, नोजल वगैरह क्यों लगाया जाता है, प्रेशर को बढ़ाने के, सॉरी वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए, प्रेशर को ड्रॉप करने के लिए। इसका काम होता है वेलोसिटी को बढ़ाना, प्रेशर को ड्रॉप करना। समझ आया? तो जैसे निकलता है प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, वेलोसिटी बढ़ जाता है, इसलिए हाई स्पीड से निकलता है। ठीक है, चलिए। सर समझ नहीं आया, क्या नहीं समझ आया? ये सिंपल सा लॉजिक है कि गैस के अंदर का, गैस जो रहता है सिलेंडर के अंदर का, वो जो जाके दीवार से टकराता है ना, मतलब समझो इसके अंदर जो गैस है वो जाके दीवार से टकरा रहा है, बोला खोलो भाई खोलो, मुझे बाहर निकालने दो, मुझे बाहर निकालो, चारों तरफ वो टकरा रहा है, और उसी के वजह से उसका कंटेनर का एक सेफ है, उसी की वजह से उसका गैस का प्रेशर है, उसी को गैस का प्रेशर कहते हैं जो वॉल से जाकर टकरा रहा है। और वो मेरा डिपेंड करता है नंबर ऑफ कोलोजन पर यूनिट एरिया, मतलब पर्टिकुलर एरिया में कितना गैस पार्टिकल है। जैसे मान लो आप समझ लो इसके अंदर मैं 2 इंसान को घुसा दूंगा जीन बना के, जैसे जीन रहता ना, जीन के अंदर रहता है आपका, है ना, तो वो 2 आदमी घुसेगा, वो 2 बार दीवार में टकराएगा, मारेगा। अब मैं 10 आदमी को घुसा दूंगा उसी एरिया में, इसी में 10 एरिया को घुरा दूंगा, छोटा छोटा आदमी को, वो मारेगा तो ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा ना, वो पर्टिकुलर उसी एरिया में ज्यादा आदमी प्रेशर कर रहा है। तो यानी कि नंबर ऑफ कोलोजन ऑफ मॉलिक्यूल, मैंने मॉलिक्यूल को इंसान बना दिया, तो ज्यादा अगर मॉलिक्यूल रहेगा तो उसमें ज्यादा एरिया प्रेशर लगेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर मेरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, एरिया सेम रहेगा, उस पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है। अब समझ आया ना? अब समझ आया ना? आप एक दीवार को 2 आदमी मार रहे हो और एक उसी दीवार को 10 आदमी मार रहे हो, तो प्रेशर ज्यादा क्रिएट करेगा, जल्दी गिर जाएगा। समझ आया? ये चीज मैं बता रहा हूं। तो अगर मैं बात करूंगा अगली बात से कि बताइए गैस का जो प्रेशर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, गैस का प्रेशर, तो आप बोलोगे कि नंबर ऑफ मोल्यूजन पर यूनिट एरिया पे, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा।
ठीक है, समझ आया। और ये कहाँ पे लगता है, वॉल ऑफ कंट्री, इसके वजह से उसका शेप बना हुआ है, उसकी वजह से उसका शेप बना। बताइए अंकिता, समझ आया कि नहीं मुझे बताइएगा। ठीक है, ये चीज हो गया। अच्छा, ये हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में, कि टेम्परेचर ऑफ अ गैस, अब फिर से दूसरा चीज, टेम्परेचर ऑफ द गैस, ये दोनों ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है ये पहला, और ये सेकंड वाला, ये दोनों वीवीआई है। टेम्परेचर ऑफ द गैस इज डिपेंड ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। अब ये क्या हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी बोले तो भाई, काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, गतित ऊर्जा, और गतित ऊर्जा क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। एम बोले तो मास, मोलिक्यूल्स का कुछ ना वजन होगा, वैसे वेटलेस मान के चलते हैं, लेकिन उसका जो वेलोसिटी होता है वो जितना हाई वेलोसिटी से जा रहा है ना, और ये वेलोसिटी क्यों बढ़ रहा है, टकराने की वजह से। देखो आपस में टकरा, देखो दो तरह का कोलिजन होता है गैस पार्टिकल। सर गैस, प्रेशर गैस का रहेगा या गैस मोलिक्यूल का, सर प्रेशर गैस का रहेगा या गैस का ही बात करें बाबा। गैस का जो छोटा छोटा पार्टिकल है उसको क्या है, मैं जब बात करता हूं गैस का, तो गैस मान लो कि गैस के अंदर मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल मिलके गैस बनता है, ईंट मिलके घर बनता है, सेल्स मिलके शरीर बनता है। जब मैं बात कर रहा हूं कि सेल्स यहाँ पे मर गया, इसका मतलब है मेरा हाथ में, पता है आपको कैंसर मीन्स क्या होता है, पर्टिकुलर इस कैंसर हो गया, इस जगह पे काट के हटाना पड़ेगा, वहां पे सेल डाई करने लगता है, सेल्स क्या होता है, मर जाता है, समझ आया। लेकिन सेल्स हम लोग का बहुत सारे सेल से मिलकर बना रहता है, तो हो जाता। तो कहने का मतलब मेरा क्या है, मैं बोल रहा हूँ जब मैं गैस बात करता हूँ, गैस मॉलिक्यूल से ही मिलकर बना होता है, ढेर सारा हजारों करोड़ों गैस मिलके, मॉलिक्यूल मिलके गैस बना है। क्लियर है, ओके। समझ आया पंकज कि बहुत सारा मॉलिक्यूल्स मिलके गैस बना है। तो मैं बात कर रहा था कि टेम्परेचर ऑफ द गैस इज डिपेंड ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। काइनेटिक एनर्जी मतलब कि देखो मैंने कहा कि गैस पार्टिकल दो तरह से टकरा था, एक आपस में टकरा रहा है ढेर सारा रैंडमली, इधर उधर इधर 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 उधर टकरा रहा है, और दूसरा चीज वो वॉल से भी टकरा रहा है। भाई जब आपका समझो, ये मेरा मान लो वॉल है जिसके अंदर रखा गया है, ये दो तीन चार, मान लो यहाँ पे मैं कुछ पार्टिकल ले लेता हूँ, ये पार्टिकल दो तरह टकराएगा ना, एक तो ये आपस में भी टकरा रहा है, ये इसके साथ टकरा रहा है, ये इसके साथ टकरा रहा है, ये फिर इधर से इधर टकरा दिया, फिर ये इसके साथ टकरा रहा है ना, आपस में टकरा रहा है, ये इसके साथ टकरा गया, और ये वाल से भी टकरा रहा है। तो जो वाल से टकरा रहा है इसके चलते इसका प्रेशर आ रहा है, और आपस में टकरा रहा है काइनेटिक एनर्जी के चलते, उसके वजह से इसका टेम्परेचर आ रहा है। आपस में टकरा है, आप दो चीज को अगर टकराते हो, अपने हाथ को ऐसे बार बार मारो, तो देखो जब रगड़ते हो तो गर्मी आ रहा है ना, एक टेम्परेचर बार बार टकरा रहा है, बार बार टकरा रहा है, बार बार टकरा रहा है, तो एक फ्रिक्शन जनरेट होगा तो हीट आएगा। तो यहाँ पे वही कहा गया टेम्परेचर जो होता है गैस का, वो किस पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी पे। और काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल किस पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूल बोले तो एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी बोले तो एम वी स्क्वायर, भी बोले तो वेलोसिटी, उसके वेलोसिटी पे, यानी कितना वो टकरा रहा है। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी का। यानी कि अगर मैं बोलूंगा कि सर जी मेरा टेम्परेचर का गैस कब जीरो हो जाएगा, जीरो कब हो जाएगा, जब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी जीरो मतलब कि हाफ एम वी स्क्वायर, यानी वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। जब मोलिकुल्स मेरा मूव करना जीरो हो जाएगा ना, मोलिकुल मेरा मूव ही नहीं करेगा, तो टेम्परेचर मेरा जीरो हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि कभी जीरो नहीं होगा, क्यों भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे मैक्सवेल भाई साहब, बोल्ट्जमैन भाई साहब पूरा अपना लाइफ बर्बाद करके यही बताया गया है कि गैस पार्टिकल आर ऑलवेज इन मोशन। क्या उन्होंने बताया है कि गैस पार्टिकल क्या होता है, हमेशा मोशन में रहता है, गैस पार्टिकल आर ऑलवेज इन मोशन। तो अगर हमेशा मोशन करते रहेगा हमेशा टकराएगा, और अगर हमेशा टकराएगा तो वो क्या होगा बताइए, वो हमेशा मेरा क्या करेगा, हमेशा मेरा टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। इसीलिए गैस का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर रहता है, क्योंकि ऑलवेज इन मोशन रहता है। यहां पर बॉयल्स लॉ को कैसे रिलेट करेंगे, यहाँ पे बॉयल्स लॉ को रिलेट करने से जरूरत अभी नहीं है ना, बॉयल्स लॉ को यहाँ रिलेट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉयल्स लॉ क्या कहा था कि टेम्परेचर कांस्टेंट लेके चलेंगे, ठीक है, कांस्टेंट लेके चलेंगे। तो यहाँ पे वो एक अलग अजम्पशन है, अलग अजम्पशन है, मेरा बात समझाओ। तो यहाँ पे रिलेट कर सकते हो आप चाहो तो, अच्छा ठीक है आपने कहा, चलो मैं कर ही देता हूँ। मैं क्या बोला कि टेम्परेचर एक मेरा रहता है कांस्टेंट, तो अगर मैं बोलता हूँ ठीक है, मैं यहाँ पे क्या, यहाँ से क्या पता, इस लाइन से पता चला कि गैस का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर उसके कोलोजन की वजह से एक होता है ना, उस टेम्परेचर जो भी होता है उसको मैं फिक्स अगर कर दिया कि वेरी करने नहीं दूंगा, उसके बाद मैं चेंज करता हूं, जो कि बेसिकली हाइपोथेटिकली पॉसिबल है लेकिन रियल में पॉसिबल नहीं है, तो हो गया मेरा बॉयल्स लॉ यहाँ पे प्रूव। मैं यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देता, जो भी टेम्परेचर है उसको मेंटेन अगर करके रखता गैस, इसलिए मैं कहा रहा ना कि गैस का एक पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर होता है, एक होता ही एक, क्योंकि वो खुद से बनाता है, पर आपके आपस में कोलोजन के और वॉल से कोलोजन के वजह से बनाता है। तो एक टेम्परेचर और प्रेशर को मेंटेन किए रहता कौन, गैस। तो अगर इस चीज को मैं कांस्टेंट मान के और स्टडी करता हूं, चेंज देखता हूं प्रेशर में और वॉल्यूम में, तो हो गया मेरा बॉयल्स लॉ। समझ आया, बस सिंपल सा लॉजिक है, जो भी टेम्परेचर का आ रहा है उसको कांस्टेंट मान के हम लोग आराम से स्टडी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप करो, ठीक है। तो ये हो गया कहानी इसका। अब बात करते आगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
1 सेकंड अजम्पशन और आपका बस और 2 बचा, फिर आपका क्लास खत्म हो जाएगा। और 2 अजम्पशन, ये एक अजम्पशन और आपका ये अजम्पशन, ठीक है। चलो ये चारों अजम्पशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन सेकंड लास्ट का ये वाला और ये वाला तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। चलो सभी इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन समझो अब देखो लास्ट क्या कहते हैं, वीवीआई क्या कर रहे हैं यहाँ पे, द वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द वॉल्यूम ऑक्यूपाई द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द गैस। अब ये समझना, बोल क्या रहा कि वॉल्यूम ऑक्यूपाई, एक सेकंड, हाँ यहाँ पे मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहूँगा कि वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस। अब बोलेंगे सर ये वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है। वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल क्या, समझ लो ये कंटेनर है, ये जो आप गैस देख रहे हो ना परफ्यूम का बोतल, ये कंटेनर है, इसके अंदर जो है ना वो मॉलिक्यूल्स है, गैस का मॉलिक्यूल्स है। और बोलेंगे सर वॉल्यूम ऑफ एयर क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या, लास्ट वाला ये वॉल्यूम ऑफ आपका, एक सेकंड, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है, ये समझ लो कि मेरा रूम का है, जिस रूम में मैं आप लोग को पढ़वा रहा हूँ ना वो है गैस का, गैस है, ये सभी गैस है। अब ये मॉलिक्यूल्स है, ये समझना। अगर मैं बोलूंगा कि ये मेरा देखो, आपको पता नहीं समझ आ रहा कि नहीं, निकल रहा कि नहीं, ये दिखा कि नहीं, है ना, ये क्या रहा, दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये वॉल्यूम है मॉलिक्यूल्स का। तो ये देखो एकदम थोड़ा सा निकला, और ये जैसे निकलता है ना विद इन मिनट के साथ, देखो यहां समझ गए ना वो कितना थोड़ा निकला, लेकिन वो ना 1 मिनट के साथ पूरा रूम में फैल जाता है। अगर आप उस कोना में, मेरा जिस रूम में पढ़ा रहा हूं, अगर अलग एक गेट खुला है और दूसरा घर में भी है ना, वहां तक पता चल जाएगा कि अच्छा कोई परफ्यूम निकाला, परफ्यूम को पता चलेगा अच्छा तुमने फॉर लगाया क्या, या फिर एक्स लगाया क्या, या दिस लगाया क्या, दैट लगाया क्या। व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन बाय ये कि वॉल्यूम ऑफ जो मॉलिक्यूल है वो कितना कम था, इतना कम था। अगर जो यहां से निकला इसको मैं ले लेता हूं इस तरह करके, है ना, ऐसे निकाला ऐसे कर करते, बताओ कितना छोटा था, एकदम छोटा कुछ था। और सोचो कि गैस का मॉलिक्यूल कितना है, यानी कि इस घर का मॉलिक्यूल कितना कितना है, और 2 रूम ले लो तो कितना बड़ा है, एक बड़ा हॉल ले लो, पूरा हॉल में आपका परफ्यूम फैल जाता है, जबकि वो कितना छोटा रहता है उसके कंपेयर में, नेग्लिजिबल। तो वही मैं बात कर रहा हूं कि अगर मैं बड़ा सा घर मान लेता हूं, इसमें कितना गैस है और कहीं पे परफ्यूम कुछ निकला है, तो वो ये जो है ना ये हो जाता है मेरा वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल। और जो पूरा गैस का है, घर का है, वो है वॉल्यूम ऑफ गैस। तो आप खुद बोलो ये तो नेग्लिजिबल मान सकते हैं ना, बहुत ही कम मान सकते हैं, तो इसको हम लोग नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। यानी कुल मिला के अब मैं आपको बताता हूं क्या, कि दी वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस के कंपेयर में वॉल्यूम ऑफ जो मॉलिक्यूल होता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर। नेग्लिजिबल मतलब नहीं मानते हैं, उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं कि इतना कम है छोड़ो, लेकिन रियल में मानते हैं, रियल में मान के चलते कि नहीं जो होगा मैंने मान के चलूंगा, क्योंकि हम लोग उसमें उसमें ना गैस पार्टिकल का बिल्कुल स्पेयर मान के चलते। स्पेयर मतलब गोला, समझो एक पॉइंट है और एक गोला है, मतलब उसका कुछ वेट है कुछ वजन है। कब, जब मैं बात कर रहा हूँ रियल में हम लोग गोला मान के चलते हैं स्पेयर, तो उसको वेट मान के चलते, कुछ तो वेट होगा ना, लेकिन यहाँ पे हम लोग हटा देते हैं कि चलो हटा, बहुत कम है बहुत कम है, ये मान के चलते हैं आइडियल केस में। तो ये रहा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। चलो अब बढ़ते आगे। अब यहां पर करके वीवीआई और एक आपका इंपॉर्टेंट थ्योरी के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या भाई, देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है। क्या बोला गया, देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स, राइट, यानी कि आपस में इंटरमोलिकुलर में आपस में अट्रैक्शन वो मोशन के चलते आपस में टकरा रहा है, लेकिन देयर इज नो अट्रैक्शन और रिपल्सन कि भाई उसको अट्रैक्ट करेगा, चुंबक की तरह खींच लेगा, ये सब आपका नहीं देखने को मिलता है। लेकिन इन केस ऑफ रियल में, रियल केस में देयर इज ए इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि हम लोग जो पढ़ते हैं, एक पढ़ते क्या है यूनिवर्सल आपका जो पढ़ते हैं अट्रैक्शन फोर्स लॉ, जिसमें आता क्या कि G इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। कोई भी दुनिया में दो अगर मास है तो आपस में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है ड्यू टू मास के चलते। अगर जितना बड़ा मास है उसका उसके अंदर का ग्रेविटी है। जैसे आज हम लोग जो है ना, हम लोग किसके चारों चक्कर लगा रहे हैं, हम लोग, ये मेरा अर्थ है और हम लोग सूर्य के चारों चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि सूर्य ज़्यादा बड़ा है, उसका मास ज़्यादा है, उसका ग्रेविटी ज़्यादा है, तो इसके चारों चक्कर हम लोग लगा रहे हैं। और जो पृथ्वी आपका सन है, मून जो है, चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों चक्कर लगा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका वजन ज्यादा अर्थ का हम लोग का, इसके चारों चक्कर लगा रहा है, और ये इसका भी चक्कर लगा रहा है। तो कल अगर ऐसा हो कि अर्थ मेरा ज्यादा बड़ा हो जाए, अर्थ बड़ा ज्यादा है, तो हो सकता है सन भी इसके चारों चक्कर लगाने लगे, क्लियर, क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा हो जाता है। समझ आया कि मैंने बड़ी बात की नहीं, तो ज्यादा हो जाता है उसके और अट्रैक्ट होने लगता है, क्लियर। तो माई पॉइंट इज देयर इज
हर एक यूनिवर्स में होता है कि दो पार्टिकल के बीच में, कोई भी दो पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन देखा जाता है। तो बड़ा जी आता है ना, देखो बड़ा जी और छोटा जी में अंतर क्या आता है, बड़ा जी दुनिया के किसी भी दो पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको जी से हम लोग दिखाते हैं, बड़ा जी से, है ना। यूनिवर्सल आपको इसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और छोटा जी कहता है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें दो पार्टिकल में एक पार्टिकल होना चाहिए क्या, मेरा अर्थ का, अर्थ का कोई एक पार्टिकल है, बाकी दुनिया कोई और पार्टिकल हो गया, तो उसके बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्रेविटी। जैसे पेन हो गया और अर्थ के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है, इसके बीच में जी के वजह से नीचे आ रहा है, और ये कैपिटल जी जो है ये दुनिया के किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, चाहे वो अर्थ एक है या नहीं है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे आइडियल में नहीं मान के चलते, देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन दी मोलिकुल्स। अब इन सब का मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि इन सबसे मिलता मुझे क्या है, और उससे आपको क्या फाइनली रिजल्ट वगैरह मिलता है, वो सभी को मैं प्रूव आपको करके बताऊंगा। क्लियर माय पॉइंट। फिर मैं आइडियल और गेस का बता दूंगा डिफरेंस क्या होता है ना। डिफरेंस के बाद और कुछ अजम्पशन बताऊंगा, और फिर हम लोग आगे चलेंगे रियल गेस के बारे में। अभी तो हम लोग तो आइडियल 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 इतना आइडियल कहना चाहे, मैं बात करूंगा बॉयल्स लॉ का, चार्ल्स लॉ का, एवोगाड्रो लॉ का, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, सब अभी तक बात करें आइडियल का। तो आखिर रियल गेस को कौन बताया है, रियल गेस को कौन, तो ये वंडरवॉल बहुत अच्छा समझाया था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि रियल गेस क्या होता है ना, और कब मैं रियल गेस को आइडियल गेस बोल सकता हूं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये रहा आज का क्लास। चलिए, आई होप सो क्लास आप लोग को सही लगा होगा, है ना। आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए, चीज़ें मैं क्रिस्टल क्लियर करवाऊंगा आप लोग का हर एक चीज़ को, ताकि आप लोग को कभी भी कोई दिक्कत ना हो। चलिए डियर स्टूडेंट, तो हम लोग मिलते हैं कल, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। सर सेवेंथ अजम्पशन फिर से रिपीट कर दीजिए, एक सेकंड। सेवेंथ वाला ना कौन सा था डियर, जस्ट अ मिनट। 1 2 3 यहाँ था, 4 5 6 7। ग्रेट एफर्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखो मेरा टारगेट क्या था, मेरा टारगेट आप लोग को जॉब दिलाना, पढ़ाना नहीं है, एक चीज ध्यान रखना। माय टारगेट इज टू कि आप लोग को जॉब मिले। मैं ये चाहता हूं कि मैक्सिमम बच्चा, देखो बाकी सब्जेक्ट का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं अपने सब्जेक्ट में चाहता हूं कि आप लोग 100% लाओ। अगर आप लोग मेरा पढ़े होंगे कास्टिंग, तो मुझे उम्मीद है कि कास्टिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं लगा है। इतना अच्छा से प्यार से मैं बहुत अच्छी तरह से आप लोग को समझाऊं, सिमिलरली उससे ज़्यादा मेहनत करके मैं आप लोग को समझाऊंगा कस्टमर, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं चाहता हूं कि आप लोग समझो एक्चुअली इंजीनियरिंग होता क्या है, आपके अगल बगल घट क्या रहा है यार, आरएसी कैसे काम करता है, रेफ्रिजरेशन कैसे काम करता है, आपको गर्मी क्यों लगता है ना। हर एक चीज़, जो चीज़ पढ़ाऊंगा बहुत मेहनत करके पढ़ाऊंगा। चलिए सर, फोर्थ अजम्पशन एक बारी बता दीजिए, और सेवंथ अजम्पशन। फोर्थ अजम्पशन एक सेकंड, फोर्थ वाला ये है ना, फोर्थ है ये, एंड फिफ्थ सिक्स सेवंथ ये। देखो जो फोर्थ एंड सेवंथ बोले, क्या ये दोनों है, यही मैं बताना ना, बताइए मुझे एक बारी। कल्पना बताइएगा, क्या यही वाला आप बोले ना, सेवंथ वाला जो मैं लिखा हूं, और अंकित आप फोर्थ बोले, ये दोनों को बताना, बताइए मुझे क्या मैं सही लिखा हूं, जल्दी से बताइए। बाकी सभी बच्चे जा सकते हैं, लेकिन जो बच्चा का समझना है मैं बता दूंगा। और लास्ट में इसी तरह होगा, किसी बच्चों को अगर दोबारा समझना, तीबारा समझना, तो आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी, है ना। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं 10 मिनट 20 मिनट एक्स्ट्रा बता दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लो, है ना। लास्ट से पहले वाला, तो लास्ट का यही तो लास्ट है ना, ये आपका लास्ट है, तो लास्ट का पहला वाला यही है ना, लास्ट का पहले वाला है। चलिए शिवम, गुड नाइट डियर, गुड नाइट। अगर बच्चे कोई जा सकते हैं, ज़्यादा रात हो गया तो आराम से आराम कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको जानना है तो ओके। सही है ना, कल्पना सही है कि नहीं बताइए मुझे। सेवंथ नंबर ये लास्ट था, लास्ट से पहले वाला यही है, यही समझना कि इससे पहले वाला समझना, ये 6 वाला है, या 6 वाला मैं लिख देता हूँ, ये 5th वाला है, किसको समझना बताइए। और इधर आपका हो गया 1 2 3, 1 2 3 हो गया, और ये 4 5 6 7 हो गया, और ये आपका 8th हो गया। किसको समझना बताओ। एक आपने बोला है, एक 4th बोला गया है, और एक 7th बोला गया है, कल्पना बोरी से लास्ट से पहले, और अंकिता बोरी 4th यही वाला ना डियर, बताइए मुझे एक बारी, एक बार कंफर्म करिएगा तो मैं बता दूंगा आपको। यस सर, कल्पना बोल रही ठीक है, यस सर, यानी एक आपका 7th बिल्कुल सही आप बोले, है ना। अंकिता यस सर, ठीक है, तो बाकी को मैं हटाता हूँ, ठीक है, ओके ओके, चलो ठीक है। तो एक एक करके दोनों को डिस्कस मैं कर देता हूँ, एक एक करके दोनों को मैं डिस्कस कर देता हूँ। मैं हटाता हूँ पहले, है ना, ये पहले बताना, ओके। देखो यहाँ पे पहले वाले क्या कहा गया, क्या गया, नंबर ऑफ कोलोजन विद द मॉलिक्यूल विद देयर कंटेनर इज इलास्टिक इन नेचर। इलास्टिक मतलब क्या होता है ना, कि मैंने इस तरह का रबड़ का कोई बॉल लिया, और रबड़ को बॉल को डाला, तो जिस स्पीड से गया ये टकरा के ऊपर इतना ऊपर आया, फिर से मैं छोड़ूंगा ये इतनी ऊपर आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा, समझ आया। मतलब इसका कोई भी, देयर इज नो लॉस इट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है 12 mv²। मतलब कि उसका वेलोसिटी जो होता है, किस वेलोसिटी से जा रहा है
उसके मास की वजह से वो चेंज नहीं होगा, वो हर बार इस तरह टकराते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा। देयर इज नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम। मोमेंटम मतलब जिस मोमेंटम से जा रहा है, जिस स्पीड से जा रहा है, वो चेंज नहीं होगा। वो आया, मान लो टकराया, इधर चल गया, फिर इतना स्पीड से गया, वहां टकराया, फिर इधर आया, फिर आया, लेकिन चेंज नहीं होगा। एक ही तरह का मोशन से, एक ही तरह का स्पीड से टकराते रहेगा, टकराते रहेगा, टकराते रहेगा। ये हो गया इसका मतलब। क्लियर माई पॉइंट और नॉट? क्लियर माई पॉइंट और नॉट? अगर बात करेंगे 7th नंबर का, ये क्या बोला गया, जैसे मैंने कहा कि ये जो मेरा ये गैस है ना, ये मेरा समझ लो सिलेंडर का गैस है, यहां से जो परफ्यूम निकला, ठीक है, ये जो परफ्यूम निकलेगा, अगर मैं पकड़ लेता हूं तो आप खुद बोलो, यहां से निकला कितना, थोड़ा निकला, एक थोड़ा सा निकला होगा, एक थोड़ा निकला। ये है वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, ये क्या वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल है। और ये कब जब पूरा रूम से मिल जाएगा ना, तो इसको मैं गैस बोल लूंगा, क्योंकि ये पूरा तरफ गैस है। अभी मान लेते हैं परफ्यूम को मॉलिक्यूल में मान लेता हूँ, ये भी गैस ही है, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि मॉलिक्यूल है। अब ये गैस समझ लो, गैस में मान लो यहाँ पे एयर है, अगर एयर मेरा नाक के पास नहीं होगा तो मैं कैसे जिंदा हूँ, सांस ले रहा हूँ। एयर है, इसमें बहुत सारा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारा चीज़ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब देखो ऐसे हवा करो, हल्का सा अगर करोगे तो आपको ठंडा लग रहा है ना, यानी कि हवा है, पूरा रूम में फैला हुआ है, पूरा हॉल में फैला हुआ है। लेकिन ये छोटा सा मॉलिक्यूल जो है, जिसमें छोड़ता हूँ यानी परफ्यूम से निकलता है, ये पूरा गैस को पूरा रूम में फैल जाता है, और पूरा रूम से सेंट आने लगता है परफ्यूम परफ्यूम का। तो मैं अगर बोलता हूँ कि ये जो मॉलिक्यूल का वेट आपका ये है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स है, ये कितना होगा, ज़्यादा ज़्यादा मान लो 100 होगा, 200 होगा। और अगर मैं रूम का मॉलिक्यूल को गिनता हूँ तो मैं बोलूंगा सर जी यहाँ अरबों खरबों में हो जाएगा। मान लो 10 लाख या 10 करोड़ मॉलिक्यूल होगा, तो जहां 10 करोड़ मॉलिक्यूल है गैस का, उसको मैं गैस मान के चला हूं, दोनों को मॉलिक्यूल ले सकते हो। ये मॉलिक्यूल मेरा मात्र 100-200 है, और ये मेरा है 10 लाख या 10 करोड़। तो इसके कंपेयर में ये बहुत कम है। ये समझ लो कि समुद्र में एक गिलास पानी उठाना जैसा हो गया। तो अगर समुद्र में आप एक गिलास पानी डालोगे तो क्या समुद्र को कोई फर्क पड़ेगा, समुद्र के पानी को? नहीं ना। तो सेम चीज मैं बोल रहा हूं कि समुद्र है, पूरा रूम में एयर जो है ना, एयर मॉलिक्यूल वो समुद्र है, और ये गैस मॉलिक्यूल है, ये समझ लो एक गिलास पानी है। तो एक गिलास पानी अगर आप, एक कप पानी अगर आप समुद्र में डालोगे, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पता भी नहीं चलेगा डाले हो। यही का, इसीलिए इसको नेग्लिजिबल मान के चलते, इसको कंसिडर नहीं करते हैं, ये बोलते है ही नहीं इस केस को। समझ आया? ये यहाँ पे कहता है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाई, जो ऑक्यूपाई करता है, जगह घेरता है, कौन? मेरा जो परफ्यूम से गैस निकला है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द गैस, यहाँ पे थोड़ा गैस लिख जाएगा, स्टेटमेंट को मैं सुधार दूंगा। ये समझ लो वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द मॉलिक्यूल, यहाँ इसको कट कर देना, यहाँ इसको कट कर देना। वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई मतलब समझ लेना कि ये किसका बात करेगा, इस गैस का। गैस का बाद जो चीज डाला गया है उस रूम में, और वो जो गैस में है, तो वो बहुत ही कम लेके हम लोग चलते हैं। तो ये रहा 7th। मतलब ये समझ जाना कि कोई एयर में अगर कोई चीज को डाल रहे हैं, उसको हम लोग लेस मान लेते हैं, नहीं मानते हैं। और यहाँ पे जो भी चिपकता है, टकराता है, वो सेम वेलोसिटी के साथ उछलेगा, उछलेगा जाएगा। समझ आया? मतलब समझ रहे हो, उसका काइनेटिक एनर्जी लॉस ही नहीं होगा, एनर्जी लॉस नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी है ना, मान लो आपने 10 थप्पड़ किसी को लगाया, या काम करे हो 1 घंटा, आप थके ही नहीं। काम करने के बाद भी बोलो कि थके हैं क्या? नहीं, तो दिन भर काम करके आए, फिर भी खाना लगा, भूख लगा? नहीं, नहीं लगा, मेरा पूरा एनर्जी है, ये है। समझ हो? तो वो भगवान हो सकता है ना। तो इसीलिए तो ये सारा का सारा अजम्पशन को आप भगवान ही बोल सकते हो। ये रियल लाइफ में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये सब हाइपोथेटिकल है, सब हाइपोथेटिकल है। ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, कुछ ना कुछ चेंज आएगा, लेकिन इस सब का सब मेरा क्या होता है, अजम्पशन मान के चलते हैं, इसलिए सबको लिया गया है। इसलिए मैंने कहा ना, गॉड होगा तब उसका एनर्जी लॉस नहीं होगा, यहाँ पर लॉस ही नहीं होगा। लॉस तो रियल लाइफ में होता है, मोमेंटम भी लॉस होता है। समझ आया मेरी बात की नहीं? तो ये हो गया कहानी। एक बार मुझे प्लीज कंफर्म करिएगा कि यस सर समझ में आ गया, ठीक है? एक बार मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है? और मोमेंटम तो आपको पता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। ये तो आपको पता होना चाहिए सबको, है ना? मोमेंटम इक्वल टू क्या बोलते हैं? मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम पी को दिखाते हैं मास इनटू वेलोसिटी। कोई अगर मान लो पर्टिकुलर मास है उसका, किसी वेलोसिटी से आ रहा है, वो चेंज ही नहीं होगा, वेलोसिटी सेम रहने वाला है। सर ऐसा बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी का कारण घूमते रहता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए तो मैंने आपको कहा था ना कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी की वजह से हम घूमते रहता है, अगर वो जीरो हो गया तो टेम्परेचर जीरो हो जाएगा, क्योंकि घूमना बंद तो टकराना बंद, टकराना बंद तो टेम्परेचर बंद, टकराएगा तब तो गर्म होगा, तो नहीं होगा, टेम्परेचर गर्म जीरो हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया? थैंक यू। ओके कल्पना, अंकिता बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, ठीक है, समझ आया? ये चीज है।
इलास्टिक इन नेचर समझ आया ना? इलास्टिक इन नेचर मतलब क्या होता है कि अगर किसी चीज को टकरा रहा है तो टकराने के बाद उसका वेलोसिटी लो हो जाता है ना। एक बात समझना, मैं बहुत अच्छा एग्जांपल आप लोगों को बता रहा हूँ, ये वाला फोर्थ वाला का। अंकित आप समझो मेरी बात, है ना? अगर मैं ये बोलता हूँ कि एक बॉल आ रहा है इधर से, एक बॉल आ रहा है इधर से, और दोनों आपस में टकराया, तो मान लो आप नीचे में दोनों बॉल को टकरा रहे हो साथ में, जैसे टकराओगे ना, जिस स्पीड से आ रहा था ना वो स्पीड कम हो गया। लेकिन अगर ऐसा होता कि जिस स्पीड से आया टकराने बाद उसी स्पीड से भाग गया, तो वो होता है मेरा क्या? इलास्टिक इन नेचर। वो क्या हो गया? इलास्टिक इन नेचर हो गया। समझा? कार दो टकरा रहा है हाई स्पीड, 10 मान लो 100 किलोमीटर पर स्पीड से दो कार आ रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, और वो जिस स्पीड से आया 100 की स्पीड से ही दूर भाग गया। समझो? आया टकरा डायरेक्ट तुरंत, और तुरंत ही बहुत दूर भाग फेंका जाएगा, वो होता है इलास्टिक। लेकिन इलास्टिक होता है इन इलास्टिक होता है, वो आया टकराया और यहीं फंस के रह गया, इन इलास्टिक। समझा? तुरंत ही उसका काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है, उसका वेलोसिटी चेंज हो जाता है, तो होता है इन इलास्टिक। इलास्टिक मतलब कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, जिस स्पीड से आया टकराया फिर उसी स्पीड से भाग गया। समझा? वो रबड़ भी हो सकता है, जब रबड़ का कार आपस में टकराए तो होता है इलास्टिक। समझ गए? बताइए, एकदम क्लियर आप समझे? ओके डियर, ओके। देन मिलते हैं हम लोग कल, ठीक है? कल के क्लास में।